हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल केमिस्ट्री की और वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो सॉइल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, टर्म बाय टर्म हम बात करने वाले हैं सॉइल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स की जो कि सॉइल इन्वायरमेंट को और हमारे इस इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, हमारे क्रॉप साइकिल को अफेक्ट करते हैं। तो सब सीक्वेंस से बात करने वाले हैं। तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, हर एक वीडियो जो आएंगे उनको लाइक कर लें। तो खैर ये सब तो होता ही रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सॉइल पीएच की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पीएच। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ द सॉइल एसिडिटी और एल्कालिनिटी। तो सॉइल का पीएच हमें क्या बताता है? सॉइल का पीएच हमें सॉइल की एसिडिटी या सॉइल की एल्कालिनिटी को बताता है। सीधी सी बात, बच्चा बच्चा जानता है भाई। सॉइल पीएच क्लास 8th 9th में पढ़ते थे हम लोग पीएच। तो सॉइल का पीएच क्या होता है भैया? सीधा सीधा सॉइल की एसिडिटी या एल्कालिनिटी कितनी है, यही सॉइल का पीएच होगा। सीधी सी बात। तो एल्कालिनिटी को कौन बताता है? पीएच बताता है। एसिडिटी को कौन बताता है? पीएच बताता है। तो सॉइल का पीएच क्या होगा? सॉइल की एसिडिटी या सॉइल की एल्कालिनिटी कितनी है, यही तो सॉइल का पीएच होगा। समझ गए? तो सॉइल की एसिडिटी कितनी है, सॉइल की एल्कालिनिटी कितनी है, ये कौन बताएगा भैया? ये हमें बताएगा सॉइल का पीएच। समझ गए? तो सॉइल की एल्कालिनिटी कितनी है, सॉइल की एसिडिटी कितनी है, ये बताने वाला है सॉइल का पीएच। अब सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए जिससे प्लांट्स ग्रोथ कर सकें, अच्छे से पैदा हो सकें, बड़े हो सकें? तो सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? तो सॉइल का पीएच होना चाहिए 6 से 7 के बीच में, यानी स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। तो ये पहली प्रॉपर्टी सॉइल पीएच मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रॉपर्टी है ये सॉइल की, सॉइल पीएच। सॉइल का तो यहाँ से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ भैया प्लांट्स की बेस्ट ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। ओके, बढ़े आगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स आर वेस्ट पार्टिकल्स फॉर सॉइल। मतलब ऐसा कह सकते हो कि सॉइल की ये जान है, ये सॉइल कोलाइड्स। सॉइल की जान कहे जाते हैं ये सॉइल कोलाइड्स। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। वैसे बात करें सॉइल कोलाइड्स की तो सॉइल चीर के देख, सॉइल कोलाइड्स ही कोलाइड्स होंगे। समझ रहे हो बात को? तो अगर हम बात करें सॉइल कोलाइड्स की तो सॉइल कोलाइड्स कैसे बनते हैं, सॉइल कोलाइड्स को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा प्रोसेस जिम्मेदार है सॉइल कोलाइड्स का? तो सॉइल कोलाइड्स बनते हैं वेदरिंग के दौरान। सॉइल कोलाइड्स बनते हैं वेदरिंग के दौरान। याद रखिएगा, सॉइल कोलाइड्स का फॉर्मेशन कब होता है? तो सॉइल कोलाइड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग वेदरिंग। वो वेदरिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, हमें पता है। फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, और तीसरे टाइप की भी वेदरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो एक और वेदरिंग होती है जिसको याद रख लीजिए, बायोलॉजिकल वेदरिंग।
बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो जब भी वेदरिंग होगी तब सॉइल कोलाइड्स बनेंगे। कैसे बनते हैं सॉइल कोलाइड्स? तो हमें पता है वेदरिंग के दौरान क्या हो रहा होता है कि जो रॉक्स और मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, यानी ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। और इवन यहाँ तक भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में भी ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब ब्रेक डाउन होते होते जब ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, तो ब्रेकिंग के दौरान कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पता है कि वो सेटल नहीं होते हैं। तो समझिएगा, जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते, सस्पेंशन की स्टेट में रहते हैं। तो 3 चीज़ें समझ में आएगी नहीं? पहला वेदरिंग, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स और सस्पेंशन। तो वेदरिंग कब होगी? जब वेदरिंग सॉइल फार्मेशन के दौरान होगी। वेदरिंग होगी तो रॉक, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे। अब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल कोलाइडल साइज के होंगे, और कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स हमें पता है कि वो सेटल नहीं होते आसानी से। अब सेटल नहीं होते तो सस्पेंशन स्टेट में रहेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर जब सॉइल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो उसके ऊपर वो बैठ जाएंगे। सस्पेंशन में जो थे वो डिपॉजिट हो गए, और डिपॉजिट हो गए तो ऐसा माना जाता है कि इनके पास होता है निगेटिव चार्ज। जो सॉइल कोलाइड्स होते हैं इनके पास में भैया निगेटिव चार्ज होता है। अब इनके पास में है निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो इतना समझ में आया। तो सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स जिनके पास में निगेटिव चार्ज होता है और वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सीधी सी बात। सॉइल की अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो अगर हम बात करें केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन केटायंस। सॉइल की केटायंस को रिटेन करने की जो एबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और ऐसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लांट्स के लिए उपलब्ध रहते हैं। जो भी सॉइल इन पॉजिटिव चार्ज को, ऐसे पॉजिटिव चार्ज को रिटेन करे जो कि प्लांट्स के लिए हमेशा उपलब्ध हों, तभी ये सॉइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाएगी। इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज को रखने की सॉइल की कैपेसिटी जो प्लांट्स के लिए हमेशा उपलब्ध हों। ऐसे पॉजिटिव चार्ज प्लांट्स के लिए हमेशा उपलब्ध हों जो सॉइल अपने अंदर स्टोर करके रखती हो, तो वही होगी सॉइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सॉइल की जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो डायरेक्टली मेजरमेंट होता है, डायरेक्टली मेजर होता है सॉइल की फर्टिलिटी का। यानी सॉइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ आई बात? बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट्स की तरफ। तो सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सॉइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ा करके। और सॉइल की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? सॉइल में निगेटिव चार्ज मिला करके। तो सॉइल में क्या निगेटिव चार्ज मिला देंगे जाके भैया? नहीं।
सॉइल में नेगेटिव चार्ज नहीं मिलाएंगे। सॉइल में क्या मिलाएंगे फिर? सॉइल में मिलाएंगे ऐसी चीज़ जिसके पास है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी चीज़ क्या है? वो है कोलाइड्स। अभी जस्ट पीछे पढ़े थे। तो कोलाइड्स के पास में है नेगेटिव चार्ज और सॉइल के ऊपर में रख दो नेगेटिव चार्ज, सॉइल अट्रैक्ट कर लेगी पॉजिटिव चार्ज को और यही हो जाएगा सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो सॉइल की ये बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है ये। अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है सॉइल की? यानी सॉइल अपने पीएच में आसानी से चेंज नहीं होने देने देगी। सॉइल अपने पीएच में आसानी से बदलाव बर्दाश्त ही नहीं करेगी अगर सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो सॉइल अपने पीएच में चेंज होने ही नहीं देगी आसानी से। यानी सॉइल की उसके पीएच में चेंज होने का विरोध करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे कि सॉइल का हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कि सॉइल का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो निगेटिव चार्ज को ऐड करके, सीधी सी बात। तो निगेटिव चार्ज को कैसे ऐड करें? तो भैया पहली चीज क्ले ऐड करा दो सॉइल में। पहली चीज सॉइल में क्ले ऐड करा दो। क्ले भी कौन कौन से? स्मेक्टाइट्स। पहला क्ले स्मेक्टाइट, दूसरा मोंटमोरिलोनाइट। स्मेक्टाइट, दूसरा मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट। तो बात करें स्मेक्टाइट की और मोंटमोरिलोनाइट की, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्ले हैं सॉइल के लिए। किसकी? और केओलिनाइट्स की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इनके पास होता है निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं जिससे सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दो जिससे सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सॉइल का जो पीएच है वो भी जो है सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की। यहाँ तक एक बार देखिए, एक बार दोबारा से यहाँ तक पढ़िए। अब हम बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी, परसेंटेज बेस सैचुरेशन। तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स की। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स क्या होती हैं? तो सॉइल में ऐसी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, उनको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स। समझिएगा, सॉइल में वो सभी जगह, सॉइल के वो पार्ट जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कैटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स। तो अब यहाँ से इसका परसेंटेज बेस सैचुरेशन से क्या लेना देना है? तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स का वो परसेंट, मतलब मान लो 100% में, पूरे 100% में, मान लीजिए पूरे 100% में हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स है और उस साइट में 20%
बेस आ गया, तो जो 20% होगा वो क्या होगा, बेस परसेंटेज बेस सैचुरेशन। समझ गए? तो कैसे, मतलब जो भी केट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स का वो परसेंट, केट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स का वो परसेंट जो कि बेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, केट आयन, दोबारा से देखिएगा, केट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी साइट्स का वो परसेंट जो कि बेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, परसेंटेज बेस सैचुरेशन कहलाता है। तो बेस क्या होते हैं, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, K प्लस etc। थंब रूल क्या कहता है कि एवरी हाफ यूनिट ड्रॉप इन सॉइल pH परसेंटेज बेस saturation decline by 15%. For every half unit drop in soil pH, percentage base saturation decline by 15%. तो एक सिंपल सा फार्मूला है बेस सेचुरेशन का, बेस केटायंस अपॉन केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। बेस केटायंस क्या होते हैं, K प्लस प्लस, Mg प्लस, Ca प्लस प्लस। सिग्निफिकेंट केटायन बेस सेचुरेशन का सिग्निफिकेंट क्या है, तो जितना ज़्यादा बेस सेचुरेशन होगा सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होती हैं उनका 5%, जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होती हैं उनका 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ऑर्गेनिक मैटर में एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट, वो सॉइल की फार्मेशन में भी मदद करता है, सॉइल फार्मेशन में भी मदद करता है। ऑक्सलेट एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल फार्मेशन में भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये वेदरिंग को एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट द वेदरिंग। उसके बाद अगर हम बात करें सॉइल में पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स कौन कौन से हैं, तो ह्यूमस। सॉइल में जो है ह्यूमस, हमें पता है कि ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होता है। सैकराइड्स पाए जाते हैं सॉइल में, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक्स भी होते हैं, फास्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, फैट्स, रेजिन और लिपिड्स होते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर के कंपोजिशन की, कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 75% मॉइस्चर होता है और 25% ड्राई मैटर होता है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, प्लांट्स से रिलेटेड हो, हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिक मैटर प्लांट से ही रिलेटेड होंगे, एनिमल से रिलेटेड होंगे। तो प्लांट्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनमें 75% मॉइस्चर होता है और 25% ड्राई मैटर होता है। और जो ड्राई मैटर में भी अगर बात करूं तो ड्राई मैटर जो 25% ड्राई मैटर है उसमें भी कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मिनरल मैटर्स होते हैं। तो जो 25% जो ड्राई मैटर है उसमें कार्बन होता है 10 से 12%, ऑक्सीजन होता है 9 से 10%, हाइड्रोजन होता है 1.5 से 2.5%, नाइट्रोजन होता है 1 से 2% और बाकी मिनरल मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एरोबिक तरीके से भी हो सकता है और एनएरोबिक तरीके से भी हो सकता है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एरोबिक तरीके से होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हम NH4 मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, H2PO4 मिलेगा, SO4 मिलेगा और H2O मिलेगा। और कुछ एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम,
आयरन, कॉपर, जिंक। दूसरा जो डिकम्पोजिशन है वो है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो हमें मिलेगा मीथेन, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में लैक्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और ह्यूमिक सब्सटेंस मिलेंगे, तो ह्यूमस से रिलेटेड। इथाइलिन मिलेगा, H2S मिलेगा। याद रखिएगा, तो मेन दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में मिलती हैं? मीथेन और H2S और एमीन रेजिड्यू। तो जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें हमें मीथेन मिलेगा और एसिड मिलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे, ह्यूमिक सब्सटेंस होंगे, इथाइलिन होगा, H2S होगा और एमीन रेजिड्यू होंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें